परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के इस टॉपिक में एक फैक्टोरियल नोटेशन होता है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, फैक्टोरियल नोटेशन। तो हम अपनी बात इस नोटेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताएंगे परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन लर्न करेंगे। तो फैक्टोरियल का इस तरह का सिंबल है। ये फैक्टोरियल के अंदर नंबर लिखा जाता है, जैसे फैक्टोरियल 0 इज डिफाइंड एज 1। ये डेफिनेशन है इसकी, फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 0 इज 1। फैक्टोरियल 1 is also defined as 1. Factorial 2 defined as 2 into 1, that is 2. Factorial 3 defined as start with 3 and at 1. 3, 2, 1, 6. Factorial 4 start with 4 and at 1. 4, 3, 2, 1, 24. Factorial 5 start with 5 and at 1. 4, 3, 2, 1. यह है 120। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये याद होते हैं सभी को, आप भी याद करो। और मुझे तो याद है फैक्टोरियल 5 120 डायरेक्ट। फैक्टोरियल 6 स्टार्ट विद 6 गो अप टू 1। 5, 4, 3, 2, 1, 720। फैक्टोरियल 7 स्टार्ट विद 7 गो अप टू 1। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आपका 50-40 आता है, 50-40। और इतने फैक्टोरियल सभी को याद होते हैं। अच्छा, इनके राइटिंग का एक और तरीका भी है, जैसे फैक्टोरियल 0 कैन बी रिटन एज 0 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो लगता है ना, वो वाला सिंबल। फैक्टोरियल 1 कैन बी रिटन एज 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 कैन बी रिटन एज 2 फैक्टोरियल। मुझे लगता है लेफ्ट में लिख देता हूं, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 4, 5 फैक्टोरियल। ये सेम सिंबल है। अच्छा, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। मैं ये रिकमेंड करता हूं, ये आपको लिखना। अच्छा, ये समझना, जैसे बुक में ये प्रिंटेड होता है तो अंडरस्टैंडिंग इसकी भी चाहिए, पर राइटिंग में ये थोड़ा हैंडी पड़ता है, ये वाला नोटेशन। राइटिंग के लिए ये अच्छा है, प्रिंटिंग के लिए ये अच्छा है। तो आप अपना राइटिंग करना है तो ये वाला अच्छा है, सेकंड रो पहले जो लिखा वो अच्छा है। अब फैक्टोरियल 7 से अगर मोर की जरूरत पड़ जाए, जैसे मान लो फैक्टोरियल 8 की जरूरत पड़ गई, तो इसका रूल समझो। 8 को बाहर कर दो तो एक कम का फैक्टोरियल 7 लिख दो तो चल जाता है, सही आ जाता है। ये फैक्टोरियल 8 आउट कर दिया और 7 का फैक्टोरियल डाल दिया। उसके बाद फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50-40 ये उठा के लिख दी, और कैलकुलेशन जो भी है, जरूरत पड़े तो कैलकुलेशन कर देनी इसके बाद। जैसे आपको फैक्टोरियल 9 चाहिए तो 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। ये फैक्टोरियल क्या है, जैसे नहीं ब्रेक है, गाड़ी का ब्रेक है, मर्जी है वहां पे रुक जाओ, फैक्टोरियल 7 पे रुक गए। और 9 8 जा 72 ये रहा। फैक्टोरियल 7 हमने याद किया हुआ 50-40, कैलकुलेट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे फैक्टोरियल 10 आपको निकालना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 के बाद फैक्टोरियल 7 हमें याद है तो इंटू फैक्टोरियल 7।
बस ये 720 हो गया इतना, 50 40 वो कैलकुलेशन करके अपना लिख देते हैं। तो इन चीजों को आपने नोटिस किया कि जैसे फैक्टोरियल 11 है तो 11 10 9 आपकी मर्जी है, वहां पर रुक सकते हो, 9 8 7 भी लिख दिया तो आप 6 पे रुक सकते हो। 6 ब्रेक, ब्रेक कम फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ब्रेक लगा दो, ब्रेक हो गई। अच्छा, कहीं भी आप रुक सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल मान लो 12 है, आप 12 और यहीं पे रुक सकते हो, फैक्टोरियल 11 सही है। 12 बाहर आ गया, 11 का फैक्टोरियल कर दिया। आपको 11 नहीं चाहिए मान लो किसी क्वेश्चन में, तो 11 को भी बाहर कर दिया, फैक्टोरियल 10 आ गया। अगर आपको फैक्टोरियल 10 की नहीं, फैक्टोरियल 9 की जरूरत है, तो 10 को भी बाहर कर दो, फैक्टोरियल 9 आ गया। इस तरह से ये आगे फैक्टोरियल चलता रहता है। तो फैक्टोरियल हमने सिखाया आपको। फैक्टोरियल 0 डिफाइंड एज 1, फैक्टोरियल 1 इज 1, फैक्टोरियल 2 इज 2 into 1 दैट इज 2, फैक्टोरियल 3 3 2 1, 6 याद करो, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 24, फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 120, फैक्टोरियल 6 6 से स्टार्ट करके 1 तक 720, फैक्टोरियल 7 7 से स्टार्ट करके 1 पर एंड करें 50 40, फैक्टोरियल 8 हमने बताया 8 into फैक्टोरियल 7 एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड यू कैन राइट। फैक्टोरियल 9 को एज पर रिक्वायरमेंट 9 into 8 into फैक्टोरियल 7 जैसे भी जरूरत हो, या 9 into फैक्टोरियल 8 यू कैन राइट। फैक्टोरियल 11 फॉर एग्जाम्पल 11 से लेकर 7 तक लिख सकते, फैक्टोरियल 6 लिख डाला। 12 into फैक्टोरियल 11 और एग्जाम्पल दे देता हूं, काफी वैसे सफिशिएंट हो गए एग्जाम्पल। फैक्टोरियल ऑफ मान लो 5 है तो यू कैन राइट 5 into फैक्टोरियल 4, 4 भी बाहर करना हो तो 5 into 4 into फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल नोटेशन जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक नजर से इनको देख लीजिए और थोड़े बहुत आप लिख लीजिए हल्के से, थोड़ा बहुत साथ में लिख लिया करो, थोड़ा बाद में लिख लिया करो। अब जैसे मैंने सारे लिखे, आप थोड़ा इसमें से थीम लिख लिया करो, जैसे भी वो आपका मैनेजमेंट है, बट यू शुड हैव दिस नॉलेज। डाउट पूछोगे तो बता दूंगा। बाकी अभी स्टार्ट हुआ, फैक्टोरियल नोटेशन की कैलकुलेशन आनी चाहिए सबको। फैक्टोरियल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, सब में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ n अगर डिफाइन किया जाए, फैक्टोरियल ऑफ n, तो n को अगर आप बाहर करोगे n को, तो अंदर ना फैक्टोरियल n-1 रह जाता है। जैसे फैक्टोरियल 11 को 11 into फैक्टोरियल 10 किया, आपने अगर डिसाइड किया कि हमने तो n-1 भी बाहर करना है, तो फैक्टोरियल n-2 अंदर रह जाएगा। आपने डिसीजन लिया कि हमें तो n-2 भी बाहर करना है, तो ठीक है, फैक्टोरियल n-3 हो जाएगा। और इस तरह से चलते चलते n जैसे 100, तो ये क्या है 100-1 99, वो क्या है 98, वो अगला क्या है 97, ऐसे चलते चलते ना 5 4 3 2 1 पर एंड होगा जाके। फैक्टोरियल n इतना बड़ा होता है, समझ लो। फैक्टोरियल n से स्टार्ट होकर के 1 तक रेगुलर फैक्टर्स लिखते जाइए, या रिवर्स भी कर सकते हो, 1 से लेकर के n तक, 1 2 3 4 अप टू n। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टोरियल n। ये और ये एक ही बात है। फैक्टोरियल मान लो कल को 2n लिखना हो तो बिल्कुल
start with 2n and go up to 1. 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, continue up to 5, 4, 3, 2, 1. ये आपका फैक्टोरियल 2n हो गया। और वैसे फैक्टोरियल 2n कैन बी रिटन एज 2n, और एक कम कर दो तो एक कम का फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 बाहर कर दो तो एक कम का फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल 2n माइनस 2 एटसेट्रा। फैक्टोरियल नोटेशन तो आप लगता है समझ गए। थोड़ी सी फैक्टोरियल नोटेशन की प्रैक्टिस कराता हूं। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है इस पे, छोटा मोटा क्वेश्चन ना 1 मार्क का एग्जाम में आता भी रहता है, तो हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी स्मॉल सा क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको क्वेश्चन को जल्दी से लिख लो। 2 लाइन का क्वेश्चन, फैक्टोरियल 30 बाय फैक्टोरियल 28 कंप्यूट करना है। लिखा हुआ कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट। फैक्टोरियल 30 बाय फैक्टोरियल 28 की कैलकुलेशन देखिए ऐसे होगी। 30 से स्टार्ट कर दो, जो ग्रेटर फैक्टोरियल है ना उसे चेंज करना है। ऑलवेज चेंज ग्रेटर फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर फैक्टोरियल। आप ग्रेटर से स्टार्ट करें और स्मॉलर तक चलते चले जाएं। 30, 29 into factorial 28 this way. Start with 30, go up to factorial 28 and denominator factorial 28 copy down। ये दोनों कैंसल हो गए। इसके बाद जो भी कैलकुलेशन आ जाए, मुझे लगता है 87 होता है, 39 3 into 29, यस 870 आंसर आ जाएगा। बस यही है, हल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन शेयर करता हूं आपके साथ, लिखो तब तक इसको लिख लो। ये सामने क्वेश्चन आ गया आपके, स्मॉल क्वेश्चन। कंप्यूट दिस क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टोरियल की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है इसमें। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 7। फुल कैलकुलेशन करे बिना मिनिमम कैलकुलेशन करनी है हमको। हाफ कैलकुलेशन करके भी आंसर ला देते हैं, देखो कितने अच्छी तरह आंसर लाएंगे मिनिमम वर्क करके। जो ग्रेटर फैक्टोरियल्स दे शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटर should be converted to be converted in terms of smaller, in terms of smaller। ये मेरा सेंटेंस काफी हेल्प करता रहता है परम्यूटेशन के अंदर। ग्रेटर फैक्टोरियल्स मस्ट बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर फैक्टोरियल्स। जैसे फैक्टोरियल 9 को लिखोगे 9 into 8 into फैक्टोरियल 7, क्योंकि इनमें जो स्मॉलेस्ट वो फैक्टोरियल 7 है, तो हमें ग्रेटर वंस को फैक्टोरियल 7 में कन्वर्ट करना। बाद में फैक्टोरियल 7 कॉमन लेके कट कर देंगे। जैसे फैक्टोरियल 8 शुड बी रिटन एज 8 into फैक्टोरियल 7। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी चेंज्ड, नो। नाउ यू सी फैक्टोरियल 7 कॉमन आउट। आपको पता होगा क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने फैक्टोरियल 7 डिनोमिनेटर वाला कट करना है, इसीलिए हमने ग्रेटर फैक्टोरियल्स को स्मॉलर फैक्टोरियल में चेंज किया, क्योंकि स्मॉलर फैक्टोरियल फिर इजी टू हैंडल होते हैं। तो अंदर क्या रह गया, 7 कॉमन लेने के बाद 9 8 जा 72। वैसे तो 8 into फैक्टोरियल 7 कॉमन है, 8 भी कॉमन है। इफ यू वांट यू टेक आउट 8, नो प्रॉब्लम। फिर तो अंदर अगर 8 into फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लिया, फिर तो अकेला 9 ही रह गया अंदर, माइनस यहां से रह गया 1 और नीचे फैक्टोरियल 7। मेन चीज तो ये थी कॉमन। फैक्टोरियल 7 ऊपर नीचे से डिलीट, 8 into ये आ गया 8 जा 64। ये आपका आंसर है। देखो लिखो समझो, पूछो डाउट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शेयर करते हैं आपके साथ। इस नेक्स्ट को लिखिए तब तक। इसमें आपको x निकालना। दिस इज ए फैक्टोरियल इक्वेशन। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ का मतलब गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन यू 1 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 10। x की वैल्यू मिनिमम कैलकुलेशन करके। सामने आपका क्वेश्चन और मैंने आपको बताया कि ग्रेटर फैक्टोरियल शुड बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर फैक्टोरियल्स। तो इन सब में 8, 9, 10 में स्मॉलर कौन? 8 विल नॉट बी चेंज। स्मॉलर को जल्दी चेंज नहीं करना, ग्रेटर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर चेंज करने में मोस्टली फायदा रहता है हमको। तो 8 को चेंज नहीं करना, 9 को चेंज कर दो। 9 इंटू फैक्टोरियल 8। 10 को चेंज कर दो। 10 का चेंज आप बताओ बेटा, कोई वन ऑफ यू? 9 10 का 10 into 9 into factorial 8। बिल्कुल सही, सूट कर गया ना हमको। फैक्टोरियल 8 नीचे से कॉमन लेके कैंसल हो जाएगा। कॉमन लेके कैंसल करो या डायरेक्ट फैक्टोरियल 8 थ्रो आउट कैंसल कर दो। ऐसे यहां से ऐसे सारे डिनोमिनेटर में कट लग गया तो कैंसल हो गया। सो वी हैव 1 प्लस 1 बाय 9 इज इक्वल टू x बाय 90 है वो। नीचे आपका आया 9 प्लस 1 10 बाय 9 इज इक्वल टू x बाय 90। 9 10 जा 90, x की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 दैट इज 100। ये आपका आंसर आ गया। देखो लिखो समझो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको n की वैल्यू निकालनी। इन्होंने एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया, इक्वेशन दी हुई है फैक्टोरियल इक्वेशन। फाइंड n इफ दिस इज गिवन फैक्टोरियल n प्लस 1 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो फैक्टोरियल n प्लस 1 को इतना चेंज कर दो कि फैक्टोरियल n माइनस 1 तक ये पहुंच जाए। तो चेंज करना बताओ बेटा, आपको तो आ गया है थोड़ा थोड़ा, बताओ। n plus 1 into n प्लस 1 इंटू into n factorial n minus 1। n minus 1। यस, फैक्टोरियल n माइनस 1। फिर आएगा 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। दोनों तरफ से फैक्टोरियल n माइनस 1 डिलीट हो जाएगा। अब ये आ गया n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके करने हैं फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स करने 4 3 या 12, तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस। हाँ जी सर, ये जो सेकंड स्टेप में n प्लस 1 के बाद n हमने क्यों लिखा है? n प्लस 1 के बाद n का नंबर आता है बेटा, n प्लस 1, फिर एक कम करो, फिर n, फिर एक और कम करो, फिर फैक्टोरियल n माइनस 1 ऐसे आता है। एक मिनट, फैक्टोरियल n प्लस 1, सब लोग देखो दोबारा, फैक्टोरियल n माइनस 1। जब फैक्टोरियल खुलता है ना तो एक एक कम होता है, 1 1 लेस करोगे
देखना, पहले लिखोगे n+1, अब इसमें 1 लेस करो, एक कम करो, 1 लेस करो, तब n, अब 1 लेस और करो, n-1, वहां पे फैक्टोरियल लगा दिया हमने, और नहीं ठीक तो है। और 1 लेस करना था आगे, ठीक है। 12 फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1 डिलीट हो गया, फिर n का इसमें मल्टीप्लाई, तो n² प्लस 1 इंटू n-12 इक्वल टू 0, फिर 4 3 जा 12, वो हमने यहाँ पे लिख ही लिया था, n² प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐसे कोई चीज पूछोगे तो बता दूंगा बीच में, दूसरा पेज होता है हमारे पास, फटाफट यहाँ रख के बता देंगे। तो इन दोनों में n कॉमन, n+4, इन दोनों में -3 कॉमन, n+4 इक्वल टू 0, n+4 को बाहर कर लो और दूसरे ब्रैकेट में n-3 इक्वल टू 0, n+4 इक्वल टू 0 और n-3 इक्वल टू 0। n की आ गई 2 वैल्यूज, तो एक चीज और सामने आई, n इक्वल टू -4 रिजेक्टेड। -4 रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि n की वैल्यू -4 जब आप इक्वेशन में लिखोगे, फैक्टोरियल n+4 में लिखोगे ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, तो फैक्टोरियल n+4 हो जाएगा -4 + 1, वो हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ -3, जो कि अनडिफाइंड होता है। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इज अनडिफाइंड, अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शन इज अनडिफाइंड, फैक्टोरियल ऑफ होल नंबर इज डिफाइंड, तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो n की वैल्यू -4 के लिए आपकी इक्वेशन अनडिफाइंड है, LHS भी अनडिफाइंड है, RHS भी इसकी अनडिफाइंड है, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। हाँ, कभी आप हायर क्लासेज में जाओगे, BSc में, BE में, ME में ME करोगे, MSc करोगे, तो उस जगह पर कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव को इन्फिनिटी लिख देना, तो जो क्वेरी है वहां की हायर क्लासेज की, वो इससे सॉल्व हो जाती है। फैक्टोरियल ऑफ -3 को इन्फिनिटी किसी ऑथर ने डिफाइन नहीं किया है अब तक, लेकिन जहां भी फैक्टोरियल ऑफ -3 कभी आ जाए तो इन्फिनिटी लिखने से आपका काम हायर क्लासेज में चल जाएगा। लोअर क्लासेज में तो फैक्टोरियल ऑफ -3 हम लिखेंगे ही नहीं, हमें जरूरत नहीं। तो n इक्वल टू 3 ये आपका राइट आंसर है। और अब आप देख लो, वन मोर फैक्टोरियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7। अब जैसे 5 आपने अभी किया, 7 मैं करने जा रहा हूं, तो 6 नंबर वहां नोट्स में है, वो होमवर्क है, और होमवर्क आप पे नहीं होता तो हमें पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्लास वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होता ही है एकदम इंपॉर्टेंट। लिखिए इसको, क्वेश्चन को, फैक्टोरियल n 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 डिवाइडेड बाई है, वो रेशियो का साइन है ना, तो डिवाइडेड बाय लिख दो, कोई बात नहीं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4, राइट हैंड साइड 2/1, 2/1 है वो। क्वेश्चन एक बार जरूर दोबारा देख लिया करो कि राइट लिखा कि रॉन्ग लिखा। जो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया ना तो सोल्यूशन राइट नहीं हो सकता फिर कभी भी। So we are here and we try to find value of n, rewrite करते चलते, फैक्टोरियल n 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, ये डिवीजन साइन है ना, इसे मल्टीप्लाई बना दो, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर and numerator will become denominator equal to 2। कुछ इसमें से कैंसलेशन भी हो गई, फैक्टोरियल n गॉट कैंसिल। आगे चलता,
दिस इक्वल टू 2, अभी हमने कुछ नहीं। फैक्टोरियल 4, आप चाहें तो 24 लिखना है, बिना ज्यादा सोचा विचारी करे। फैक्टोरियल 4 हमने राइटिंग कर दी, ठीक। ये वाला 2 ये रहा कॉपी हो। अब एक बात बताओ, n-2 और n-4 में ग्रेटर कौन है? हमने ग्रेटर वाले को चेंज करना है। विच वन इज ग्रेटर? n-2 n-4 ग्रेटर है, n-2 ग्रेटर है बेटा। देखना बात सुनो, ये n को 100 ले लो तो 100-2 कितना हुआ? 98। 100-4 कितना हुआ? 96, है ना। तो ग्रेटर कौन हुआ? n-2 ग्रेटर हुआ, n-4 स्मॉलर है। अच्छा, क्योंकि वो -4 है, बहुत ज्यादा माइनस किया हुआ है आपने 4। माइनस करने से वैल्यू कम होती है, तो n-4 कैसा है? कम है, लेस है। n-2 कैसा है? मोर है। तो इसलिए लेस जो है, लेस को आप चेंज नहीं करोगे, आप मोर को चेंज करोगे। आप फैक्टोरियल n-2 को चेंज करोगे। यू विल चेंज फैक्टोरियल n-2 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल n-4। सो स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट नाउ। देखना, n-2 हमने बाहर कर दिया, फैक्टोरियल के बाहर कर दिया। नेक्स्ट, अब एक कम करो, n-2 में से 1 रिड्यूस करो तो n-3 आएगा, और 1 रिड्यूस करो, n-4 पर जाकर के फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि n-4 ऊपर है, कट जाएगा। ये दोनों डिलीट हो गए। 2 12 जा 24, ऊपर आया 2, नीचे आया ऊपर आया 12, नीचे आया n-2, n-3 इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चाहे तो 2 6 जा 12 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो 2 बन जाए 1 इंटू दिस n-2, n-3 इक्वल टू 6 बन जा, 6 हो गया। n-2 इंटू n-3 का मल्टीप्लाई कर लो तो n स्क्वायर -3n -2n, फिर 3 2 जा 6 इक्वल टू 6, 6 6 कट गया। n स्क्वायर -5n इक्वल टू 0, n कॉमन, n-5 इक्वल टू 0, n इज 0 और n-5 इज 0, n इज 0 और n इक्वल टू 5। क्योंकि डबल आंसर आ गया, अब हमें देखना पड़ेगा हमारा डबल आंसर क्यों आया, कोई रिजेक्टेबल तो नहीं है। तो हम चलते हैं ओरिजिनल इक्वेशन पर। ओरिजिनल इक्वेशन पर कोई वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 0 है, तो 0 वहां पर पुट करने पर फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव आ गया अगर एक भी जगह पर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ चलें, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, यहां पर आप 0 लिखो यहां पर, तो फैक्टोरियल 0 -2 फैक्टोरियल ऑफ -2 अनडिफाइंड, यहां पर लिखो n को 0 फैक्टोरियल ऑफ -4 अनडिफाइंड। तो एक भी जगह अगर अनडिफाइंड हो गया तो वो रिजेक्टेबल होता है। अच्छा, तो n इक्वल टू 0 रिजेक्टेड and 5 accepted, n equal to 0 rejected, क्योंकि फैक्टोरियल n-2 becomes negative, becomes factorial -2 which is undefined। और इस तरह से n की वैल्यू फिर 5 आ जाती है, n इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। देखो फिनिश करो, डाउट पूछो।
ओके, तो अब इसमें बताया हुआ कि ग्रुप ग्रुप क्या है, अरेंजमेंट क्या है, मतलब इसमें इस यहाँ पर हमने बताया परम्यूटेशंस क्या हैं और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ग्रुप्स क्या, ग्रुप को कहते हैं कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट को कहते हैं परम्यूटेशन। ये दो वर्ड हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। जो आपके चैप्टर का नेम था, नेम ऑफ चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कहते हैं अरेंजमेंट को, किसी नंबर्स का, कोई लेटर्स का अरेंजमेंट, तो उसे परम्यूटेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन कहते हैं ग्रुप को। तो मैं देखो कॉम्बिनेशन लिखूंगा और फिर परम्यूटेशन, तो उससे आपको समझ में आएगा। इस साइड में रहेगा कॉम्बिनेशन, इस साइड में रहेगा परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप और परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। ये ग्रुपिंग है, ये अरेंजमेंट। ग्रुप का मतलब इसमें जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है ना, ऑर्डर वो इमैटेरियल होता है। 1 2 3, 3 2 1, इसमें एक ही बात है। जिसे 1 2 3 कहते हैं उसी को 3 2 1 कहते हैं। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ग्रुपिंग। किसी भी ऑर्डर में लिखो, जैसे सेट में किसी भी ऑर्डर में ए भी लिखो चाहे बी ए लिखो। अरेंजमेंट में क्या है, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा, जैसे कि ये है ए बी, ये 1 कॉम्बिनेशन हुआ ए बी। चाहे सेट में भी लिख दो तो कोई बात नहीं, बस सेट में लिखते नहीं, ऐसे ए बी 1 कॉम्बिनेशन है, ये 1 ग्रुप है, ये 1 ग्रुप या 1 कॉम्बिनेशन। जबकि ए बी और बी ए ये 2 परम्यूटेशंस हैं, ये 2 हैं, 2 परम्यूटेशंस हैं। अरेंजमेंट है ना, ए बी लिखो और यहीं पे बी ए भी लिख दो, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है। लिखे तो 2 हैं पर ये 1 कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये परम्यूटेशन 2 हैं, क्योंकि परम्यूटेशन में हम ऑर्डर काउंट कर देते हैं। जैसे ए बी सी लिखा जाए, ए बी सी, तो ए बी सी लिखिए, बी सी ए सी ए बी, बहुत सारे हैं ये, ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, सी बी ए, दे आर ऑल इक्वल टू 1 कॉम्बिनेशन। ये सारा मिलके 1 कॉम्बिनेशन है ये। एज कॉम्बिनेशन, एज ग्रुप, एज टीम। टीम में कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट टीम है तो कोई उसमें 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसा प्लेयर्स का इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। अच्छा, 1 कॉम्बिनेशन, वो टीम एक है, सिंगल टीम है, तो टीम को 1 कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी तरह ये कॉम्बिनेशन तो 1 है, लेकिन ये 6 परम्यूटेशंस हैं, ए बी सी, फिर ए को फिक्स रखो, बी सी को चेंज कर लो, सी बी, अब की बार ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, बी से स्टार्ट करो, बी ए सी, बी को फिक्स रखो, फिर सी ए बी, फिर सी को फिक्स रखो, बी ए। तो इस तरह ये 6 अरेंजमेंट हैं। कॉम्बिनेशन 1, जबकि परम्यूटेशन 6, जिसे फैक्टोरियल 3 भी कहते हैं। फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशंस, 3 आइटम्स को लेकर के कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और परम्यूटेशन बनेंगे फैक्टोरियल 3। 2 आइटम्स को लिए तो कॉम्बिनेशन 1, तो परम्यूटेशन बने फैक्टोरियल 2 परम्यूटेशंस। ऐसे 5 आइटम्स लोगे तो फैक्टोरियल 5 परम्यूटेशन बनेंगे। अच्छा देखना, तब ये यही रिलेशन है फैक्टोरियल से इसका।
देखना अभी ABCD वाला एक और बताऊंगा। ABCD ये वन कॉम्बिनेशन है, यू राइट इन एनी ऑर्डर, इट इज वन कॉम्बिनेशन। ABDC लिखो या और कुछ लिखो, ये कॉम्बिनेशन कितना है? वन। वन ग्रुप, वन कॉम्बिनेशन, वन टीम, वन सोसाइटी, कुछ भी, वन पार्टी, ये पार्टी है, पार्टी, सोसाइटी, टीम, ग्रुप, कॉम्बिनेशन, ये सब एक ही बात है, इनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वन कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन इन्हीं के परम्यूटेशंस पता है कितने आएंगे? फैक्टोरियल 4 आएंगे, 24 परम्यूटेशन आने वाले हैं। देखो मैं बताता हूं। तो ABCD, A को फिक्स रखना, BCD को परम्यूट करना। A फिक्स रहेगा कितने बार? 6 बार रहेगा फिक्स, 1 2 3 4 5 6। A से स्टार्ट होने वाले 6 परम्यूटेशन आएंगे और फिर B से स्टार्ट होने वाले भी 6 आएंगे, 3 4 5 6, और फिर C से स्टार्ट होने वाले भी पूरे 6, 1 2 3 4 5 6, और D से स्टार्ट होने वाले कम नहीं, पूरे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। टोटल 24 फैक्टोरियल 4 परम्यूटेशंस आएंगे, क्योंकि 4 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 ways, 3 items can be permuted in factorial 3 ways, 2 items can be arranged in factorial 2 ways। अभी देखना BCD को हम अरेंज करके दे रहे हैं। अभी देखे रहे ना, B को फिक्स रखना, B को, CD को चेंज कर दो, DC, B से स्टार्ट होने वाले, अब C से स्टार्ट कर दो, C से स्टार्ट होगा, C से स्टार्ट हुआ तो BD रह गया, और C से स्टार्ट होके DB, C वाले हो गए। अब D से स्टार्ट करके BC, और D से स्टार्ट करके CB। इनमें एक रिदम भी है, एक ट्यूनिंग, तभी तो हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ किसी से चीज से देख के नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि इनमें एक ट्यूनिंग है। देखना वो ट्यूनिंग को यहाँ ऑब्जर्व करना। B तो आपने फिक्स कर दिया, रहे कौन? ACD। अब A से ACD रहे, ACD को परम्यूट करना, B तो फिक्स ही हो गया बिल्कुल, B तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ACD कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 ways, इनके ACD के 6 अरेंजमेंट होंगे, B अपनी जगह पर फिक्स हो गया, तो इसके 6 अरेंजमेंट कौन से होंगे? A से स्टार्ट करो, CD को इंटरचेंज कर दो, ये देखो। अब A से फिक्स होने वाले 2 पॉसिबल थे, दोनों हो गए। अब C से स्टार्ट कर दो, C से स्टार्ट किया तो AD, C से स्टार्ट किया तो DA, और D से स्टार्ट किया तो AC, D से स्टार्ट किया तो CA। ये ऑल 6 आर डिफरेंट। इसी तरह C से स्टार्ट करोगे तो बचा ABD, A से स्टार्ट होने वाले DB, फिर B से स्टार्ट AD, और B से फिर DA, C से स्टार्ट किया तो ओके A। अब B फिक्स, आपने पहले A फिक्स किया, फिर B फिक्स करे, अब D को फिक्स कर दो, D फिक्स हुआ तो AB, D फिक्स किया तो B। ये देखो C से स्टार्ट होने वाले ऑल द 6 सामने, D से स्टार्ट होने वाले देखना, D से स्टार्ट होने वाले ABC। अब A को फिक्स रखना, BC को इंटरचेंज कर दो, CB, फिर D, अब B कर लो फिक्स, B के बाद AC रह गया, B फिक्स करके CA रह गया। अब C फिक्स कर दो AB, C फिक्स कर लो तो B। तो 4 things can be arranged in factorial 4 ways, 24 ways, 4 things। ये यहाँ का डिटेल है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। कैन बी परम्यूटेड, जिसे परम्यूटेड कहते हैं उसी को अरेंज्ड कहते हैं। कैन बी परम्यूटेड इन फैक्टोरियल 4 24 ways। इसका मतलब यह है कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल n ways। आपने देखा कि हमने जब 4 थिंग्स को अरेंज किया तो अरेंजमेंट लिखने में प्रॉब्लम आई, काफी मुश्किल से ही लिखा मैंने, है ना। और ऐसे जब 5 होंगे तो 5 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 520 वेज को लिखने में तो काफी मुश्किल हो जाएगी। और 6 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 6 वेज,
तो फैक्टोरियल से एक सूत्र 720 वेज को लिखने में मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए फार्मूला बनाया गया कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल n वेज, तभी वो सर फैक्टोरियल नोटेशन इन्वेंट किया गया। यस सर फैक्टोरियल नोटेशन सिर्फ परम्यूटेशन में यूज होता है? यूज तो वो कॉम्बिनेशन में भी होता है, पर अभी तो परम्यूटेशन सिखा रहा हूं मेनली ना। पहला फर्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन, दूसरा है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में अभी यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑल एट ए टाइम लिए हुए ना, इसलिए तो आप टेंशन मतलब हो जाएगा बाद में, अभी यूज नहीं होगा। पर कॉम्बिनेशन में भी फैक्टोरियल यूज होता है, ओके वो दूसरी जगह इस सेंस में, यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर हमने ऑल एट ए टाइम लिए हुए हैं ना, जैसे 4 में से जब 2 लेते हैं तब यूज होता है कॉम्बिनेशन में भी। अभी तुम 4 में से ऑल 4 एट ए टाइम लिए हुए हैं, इसलिए अभी कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, तो ये रूल आपका बना, रूल ये बना कि n कौन सी डिफरेंट थिंग्स, वो थिंग्स डिफरेंट होनी चाहिए, उनमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो n डिफरेंट थिंग्स कैन बी permuted, arranged in factorial n ways। आपका परम्यूटेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, फिर परम्यूटेशन जब फिनिश हो जाएगा तब कॉम्बिनेशन आएगा, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जॉइंट क्वेश्चन भी थोड़े से वो भी आएंगे, पर अभी फिलहाल तो ये परम्यूटेशन स्टार्ट हो गया मोस्टली। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम ऐसी भी है कि जैसे 4 लेटर्स हैं आपके पास, ABCD, 4 डिफरेंट लेटर्स, डिस्टिंक्ट लेटर्स। रिपीटिशन होगा तो रिपीटिशन वाले क्वेश्चंस को करने का अलग मेथड है। तो 4 लेटर्स हमारे पास हैं ABCD, और इनमें से ऑल एट ए टाइम लोगे तो फैक्टोरियल 4 वेज, वो तो लर्न कर लिया। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम, by taking all at a time, all at a time। अभी all at a time वाला ही लिया था, फैक्टोरियल 4 था वो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ABCD में से हम ABCD all at a time लें, हम कभी 3 at a time भी ले सकते हैं, 2 at a time भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ परम्यूटेशन चेंजेस। जैसे हम ले, मान लो टेक 3 एट ए टाइम, टेक 3 एट ए टाइम, 4 में से ऑल 4 ले लिया तो उसका तो फार्मूला हमारे पास तैयार था, फैक्टोरियल n वेज हो गए। लेकिन 3 एट ए टाइम ले तब क्या होगा, तो ABCD में से 3 एट ए टाइम लीजिए, तो ABC लीजिए, BCD लीजिए, CDA लीजिए, DAB 3 एट ए टाइम लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा सिचुएशन। तो 3 एट ए टाइम लेकर के ABC से बनेंगे, ABC से फिर परम्यूटेशन बनेंगे। ये कितने बनेंगे ABC से, ये बन गए आपके 6 बन गए, 6 बन गए। तो ACB ऐसे ABC, फिर ABC से लेकर के ABC बन गया, फिर ACB, फिर BAC, ऐसे 6 बनेंगे। BCA, CAB, CBA, इसी तरह सभी से 6 ये आया। फिर भी 24 है इस बार, 24 अरेंजमेंट्स आ गए। 3 एट ए टाइम लिए तो बाई चांस ये 24 आ गए। अच्छा, 2 एट ए टाइम लोगे फिर ये थोड़े अलग आएंगे, 2 एट ए टाइम से अलग आएंगे। टेक 2 एट ए टाइम, दो लेकर के,
तो उससे फिर ऐसे ए बी ए सी ए डी, ए को लिया बी सी डी के साथ अरेंज कर, बी को लिया तो बी सी बी डी, सी को लिया तो सी डी। इतने पैटर्न बनेंगे। 2 एट ए टाइम लोगे ना, 2 एट ए टाइम, तो ए बी के ए सी ए डी ऐसे पैटर्न बनेंगे। ये पता है कैसे बन गई? 2 एट ए टाइम आपने डिसाइड किया, यहां पे लिख लो ए बी सी डी। 2 एट ए टाइम लोगे तो ए को कैच करो और ए बी 1 बाई 1 मैच करो, ए बी ए सी ए डी। तब मैंने ये 3 लिख दिए। फिर बी को कैच करो, रिमेनिंग के साथ मैच कर दो, बी सी बी डी। फिर सी को कैच करो, रिमेनिंग के साथ मैच करो, सी डी। फिर इनके अरेंजमेंट कर लो, बी ए सी ए डी ए सी बी डी बी डी सी। तो अब ये कितने आ गए टोटल? ये आए 1 2 3 4 5 6 12 हो गए लगता है। ये 12 हो गए। अच्छा, 12 अरेंजमेंट हो गए सारे 2 एट ए टाइम लेकर के। तो इन्हें फिर तो 2 एट ए टाइम लिए हमने 4 में से। तो ये राइटिंग में काफी तकलीफ सी हुई। तो इसके लिए भी हमारे मैथमेटिशियंस ने एक फार्मूला बनाया। वो फार्मूला है कि n आइटम्स में से आपने r आइटम्स ले लेने। जैसे 4 में से 2 लेने तो 4p2 वेज में अरेंज हो जाता है। इन्होंने ना एक नोटेशन बनाया हमारे मैथमेटिशियंस ने कि दिक्कत होती है इसको लिखने में बार बार। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक नोटेशन बनाया। क्या नोटेशन? देखना, P4, 2, इसी को लिखते हैं 4p2। नोटेशन बता रहा हूं, अभी वैल्यू बताऊंगा। ये इसकी वैल्यू ना वो इतनी आएगी, 12 आएगी। अभी क्यों आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। ये 4p2 12 होता है ये क्या? P42 नोटेशन किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि दिस इज नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 थिंग्स taken 2 at a time। अब एवरी टाइम इसको लिखने में तो मुश्किल है, तो इसलिए NP2 एक नोटेशन बना दिया गया। 4p2 अपने आप 12 वैल्यू दे देता है। आपकी स्क्रीन पर ठीक जा रहा है? रीडेबल है कि फिर कुछ करूं मैं, बदलूं? सर थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर आ रहा रीडेबल है। है? सर थोड़ा सा ब्लर ब्लर है। सर आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है। क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। बदल देता हूं तो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा मुश्किल आ जाएगी। देख लो थोड़ा सा और फिर चेंज करता हूं, नहीं तो फिर है। सर ओके, एक और है, एक सेकंड रुकना। मैं दूसरा सिस्टम लगा देता हूं, थोड़ा सा ठहर जाना। Out of 4 things, we take 2 at a time. So number of permutations becomes 4p2। और ये 4p2 की वैल्यू ऐसे निकलती है। 4p2 P42 की वैल्यू निकालना, वैसे अभी और बताऊंगा। वैल्यू ऐसे निकलती है, स्टार्ट विद 4, राइट 2 रेगुलर फैक्टर्स। तो 4 और नेक्स्ट फैक्टर 3, बस 12। नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो 4p2 की वैल्यू 12 निकलती है। इसी तरह आपने आउट ऑफ n थिंग्स, अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हो, n थिंग्स डिफरेंट की बात कर रहे हैं, रिपीटिशन की बात बाद में आएगी। आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेक r एट ए टाइम। एक बार में
आर लेकर के, जैसे 4 में से 2 लेकर के अरेंज किया था. इफ यू टेक आर एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस in this case, number of permutations in this case will be NPR. इसी को PNR भी लिखते हैं, जो भी नोटेशन आपको सूट करता है. मैं जनरली ये वाला ज्यादा प्रेफर करता हूं. इसमें पहले N लिखते हैं, फिर बीच में P, फिर सफिक्स R. ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स, बीच में P होता है. तो मैं जनरली इसी को प्रेफर करता हूं. बाकी दोनों भी नोटेशन राइट हैं. एनपीआर, तो एनपीआर की अपनी डेफिनेशन क्या है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहां तो हमने बता दिया था, स्टार्ट विद 4 राइट 2 फैक्टर्स. यहां भी स्टार्ट विद n राइट आर रेगुलर फैक्टर्स. वैसे इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है ये, देखे रहे ना, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स, इसे प्रीफिक्स बोलेंगे, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स divided by factorial of prefix minus suffix n minus r. ये PNR की डेफिनेशन है. NPR की यही है डेफिनेशन, ये वाली. ठीक है, ये देखिए 4p3 आपके सामने मैं कैलकुलेट करता हूं. 4p3 12 भी आएगा, 12 आया था ना वहां, तो 4p2 था वो, 4p2 देखना 12 आएगा वहां. 4p2 आपने कैलकुलेट करके हटे हो भी. ये क्या है? फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स 4, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 4 कितना? 24, नीचे कितना? 2, 24/2 कितना हो गया? 12. वो क्या हो गया? आंसर हो गया. ठीक है, तो इस तरह से एनपीआर की कैलकुलेशन होती है. क्योंकि वो बार बार उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता. 4 में से 2 एट ए टाइम मैंने लिख के दिया आपको, तो वो बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता. तो देखिए फिर फार्मूला आपका एनपीआर या पीएनआर या एनपीआर, और इसका फार्मूला है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r. और इसके बेस पर मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस कर देता हूं, जिससे ये फार्मूला थोड़ा हैंडी हो जाए. आप इस फार्मूले को लिख लीजिए. हमने काफी मोटिवेट किया कि फार्मूला आया क्यों और इसका मीनिंग क्या है. 4 आइटम्स में से 2 आइटम ले, 6 में से 2 लोगे तो 6p2 आंसर आएगा, 9 में से 4 लोगे तो 9p4 आंसर आएगा, और ऑल एट ए टाइम लोगे तो फैक्टोरियल 9 आंसर आएगा, जो को पहले बताया था मैंने. ऑल एट ए टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, पर फ्यू एट ए टाइम का प्रॉब्लम है. तो वो कम ज्यादा हो जाते हैं, लेस या मोर हो जाते हैं. ये देखिए, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. तो some more about NPR. NPR, PNR की वैल्यू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r. और ये क्या चीज है? ये है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स. कोई इक्वल नहीं होनी चाहिए उसमें. n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, एट ए टाइम, उसका ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है. ठीक है, जैसे कि स्मॉल एग्जाम्पल अगर उठाता हूं, इफ वी make permutations, if we make permutations किसके? from 7 different things, 7 things, 7 different things taken 3 at a time, कह दो 3 at a time, then number of such arrangements will be,
number of such permutations will be 7p3. 7 डिफरेंट थिंग्स में से 3 एट ए टाइम लोगे तो 7p3 आंसर आएगा, जिसे बोलेंगे p7,3। 7 से स्टार्ट। और हाँ, कैलकुलेशन के लिए क्या करें, कैलकुलेशन के लिए 2 तरीके आपके पास हो गए। एक तो वो टॉप पे लिखा है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, देखे रहे ना, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 3। ठीक है, ये NPR का फार्मूला आप पॉजिटिवली याद कर लिया होगा, छोटा सा तो फार्मूला, उतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही फार्मूला है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4। ये फर्दर हो जाएगा 210 टर्म्स, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4। 6 5 या 30, 7 या 210। आपने करेक्ट बताया, 210 होगा। ठीक है। अच्छा, इस 7p3 को कैलकुलेट करने का एक तरीका तो यह है, एक और भी तरीका है, वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अभी फिर बता रहा हूं। 7p3 या p73 को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका यह है कि स्टार्ट विद 7, राइट 3 रेगुलर फैक्टर्स। 7 से स्टार्ट करें और 3 रेगुलर फैक्टर्स लिख डालें। 7 इंटू 6 इंटू 5 रेगुलर फैक्टर से हमारा सेंस ये है, और ये भी वही 210 आ जाएगा। ये थोड़ा हैंडी मेथड है और वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। कहीं तो लेंदी वाला फायदा करता है, कहीं ये हैंडी वाला फायदा करता है, तो दोनों की हमें जरूरत है। जैसे कि 7p3, मान लो 7p4 इवेल्युएट करना हो, तो इसके लिए 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो यह है फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। एक तरीका यह है फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3। अब इसमें 7 इंटू 6 5 4 के बाद फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, कट कुट कर दो और आंसर लो। मुझे लगता है 840 है ये, यस 840 आ गया। और 7p4 को निकालने का दूसरा तरीका यह है कि 7 से स्टार्ट करो और 4 फैक्टर लिख डालो, 7 6 5 4, तो ये यहां पर डायरेक्ट ला देता है, तो ये भी 840 हो गया। 2 मेथड हैं, आपको दोनों भी आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता ये सुपर वो इन्फीरियर, कभी कभी हमें वो अप्लाई करना पड़ता है, हैवी क्वेश्चन में वो लगाना पड़ता है और हल्के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट वाला चल जाता है, तो दोनों भी आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम फिर इसके आगे की बात आपसे करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रूट है, जड़ है ये, तो इसलिए मैंने ठीक से आपको इंट्रोडक्शन की, न कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए काफी कुछ मैंने बताया। तो इफ वी अरेंज, इफ वी परम्यूट 7 things taken all at a time. If we permute 7 things taken all at a time, then number of permutations will be factorial 7. ऑल एट ए टाइम का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फैक्टोरियल 7 बोले या आउट ऑफ 7 टेक 7 एट ए टाइम, 7p7 बोले या p7 बोले, सब एक ही बातें हैं। ऑल एट ए टाइम लोगे तो फैक्टोरियल n डायरेक्ट हो जाता है। यही मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था कि 4 थिंग्स एट ए टाइम लोगे तो फैक्टोरियल 4, 5 थिंग्स लेंगे तो फैक्टोरियल 5, तो 7 में से 7 थिंग्स लेंगे तो फैक्टोरियल 7 बोल दें या 7p7 बोल दें
या P77 सब एक ही बातें हैं। प्रॉब्लम तो तब आती है जो 7 थिंग्स में से हम 2 एट ए टाइम लें। इफ वी परम्यूट 7 things taken 2 at a time, 2 at a time, then number of permutations, प्रॉब्लम तो इनमें आती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस will be 7p2 या P72। अब ये वाला जो नोटेशन, इस टाइप का नोटेशन यहां नहीं आएगा, वो ऑल एट ए टाइम में फैक्टोरियल एन आ जाता है। इसमें तो यही आएगा P72, स्टार्ट विद 7, राइट 2 रेगुलर फैक्टर्स, 42 आंसर, और दूसरे मेथड से भी 42 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको हमने पी नोटेशन बताया। पी नोटेशन थोड़ा सा हैंडी हुआ होगा, बाकी यूज करके बताते दिखाते हैं, अभी करते हैं। तो कुछ हमने ग्रुप्स बताया, कुछ अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा बताया। और अब होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको लर्न करना। काउंटिंग के हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक है एडिशन प्रिंसिपल, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, इनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। और ये 2 होते हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ वन थिंग, वन एक्टिविटी कैन बी डन इन n वेज, अगर एक काम को आप m वेज में कर सकते हैं, इफ वन थिंग कैन बी डन इन m वेज एंड अदर थिंग, एक दूसरी थिंग है, सेकेंड थिंग कैन बी डन इन n वेज, देन बोथ थिंग्स, अब आपको दोनों एक्टिविटीज एट ए टाइम करनी है, तो बोथ थिंग्स कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, है कुछ आपका कॉमन सेंस? m into n ways. यस दैट्स राइट। तो बोथ थिंग्स कैन बी डन इन m प्लस n नहीं होता है इसमें, बोथ थिंग्स कैन बी डन इन m into n वेज। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि m into n वेज क्यों आते हैं, ये m प्लस n क्यों नहीं आते। तो वो बात का हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, तब पता लगेगा कि इनटू होता क्यों है। ठीक है, अगर आपको दोनों एक्टिविटी एट ए टाइम करनी है तो जो ज्यादातर तो आंसर आता है m प्लस n वेज, लेकिन m प्लस n होता नहीं है, ये एक्चुअली m into n वेज होता है। जैसे सपोज करो आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ चले और जाना है आपको आगरा जाना है, चंडीगढ़ दिल्ली देन आगरा। चंडीगढ़ टू दिल्ली के लिए आपके पास यू कैन गो बाय एयर, यू कैन गो बाय रोड, यू कैन गो बाय रेल। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, रेल, रोड और एयर। और लेकिन दिल्ली से आगरा के लिए सपोज करो कि एयर की ऑप्शन सपोज करो नहीं है, रोड है आगे और रेल है, 2 ऑप्शन है। तो वन कैन गो
one can go from Chandigarh to Delhi in 3 ways. ये उसकी फर्स्ट एक्टिविटी है। आप चंडीगढ़ से दिल्ली 3 वेज में जा सकते हैं। वन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 2 वेज। वहां पर 2 चॉइसेज हैं, तो 2 वेज हैं आपके पास। रोड से चले जाओ, रेल से चले जाओ। तो देयरफॉर वन कैन गो from Chandigarh to Agra via Delhi, of course, Chandigarh to Agra in how many ways? In उसको कितनी चॉइसेज है? 3. उसको चॉइसेज चंडीगढ़ टू आगरा बाय दिल्ली है, उसको होंगी एक्चुअली 3 + 2, 5 चॉइस नहीं होंगी। अच्छा, 3 + 2 चॉइसेज नहीं होंगी आपके लिए, 6 चॉइसेज हैं। 3 × 2 6 वेज में आप चंडीगढ़ टू आगरा जा सकते हैं। 3 + 2 नहीं, आपके पास 3 × 2 वेज हैं। आप कोई बता सकता है ये 3 वेज मतलब 6 वेज कौन कौन से हैं? दैट इज, ये वेज हैं। देखिए, आप पहले एयर से जाइए, बाद में रोड से जाइए। देखिए, फर्स्ट जर्नी एयर से गए, फिर आगे रोड आपने कैच कर ली। एक मेथड ये है आपकी जर्नी को कंप्लीट करने का। दूसरा है, देखो, एयर से रोड अटैच कर दी, अब एयर से रेल अटैच कर दी। एयर रेल ये दूसरा तरीका है जर्नी परफॉर्म करने का। सेकंड है रोड 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 रेल, रोड रोड और रोड रेल, RO, फिर यहाँ RA लिख देता हूं, रोड रेल, ये रोड। अगला है रेल रोड, अगला है रेल और रोड और रेल फिर रेल। तो देखिए आप 6 वेज आपके पास हैं। तो इससे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वेरीफाई हो जाता है कि इफ यू वांट टू डू वन एक्टिविटी इन M वेज, other activity in N wage, then both activities can be done in M into N wage, ना कि M + N wage। इसी तरह का वहां पर है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल, इन चीजों को सबको ना ध्यान देके याद करके नेक्स्ट टाइम बैठोगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर अगर इसको भूल के बैठ गए ना अगले दिन, तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। आज मैंने फाउंडेशन कराई है, काफी अच्छी फाउंडेशन, काफी मेहनत करके, तो इसको दोबारा रिवाइज करके परसों क्लास में बैठना। अच्छा, एडिशन प्रिंसिपल कि वन थिंग कैन बी डन, इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, वन थिंग कैन बी डन इन M वेज। एक एक्टिविटी को आप M वेज में कर सकते हो, तो अदर थिंग कैन बी डन इन N वेज। तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, आइदर ऑफ देम, फर्स्ट और सेकंड। पहले था फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी डन इन M into N वेज। अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट और सेकंड, एक एक्टिविटी करनी है, दोनों नहीं करनी, कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? इन, यहीं पर आता है M + N वेज, क्योंकि यू वांट टू डू वन एक्टिविटी एट ए टाइम। ध्यान दो, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, जिसके लिए हमारे पास 3 वेज हैं, और चंडीगढ़ टू दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली टू आगरा जाएंगे, तो जिसके लिए हमारे पास 2 वेज हैं। तो एक एक्टिविटी करनी है, आइदर वी गो फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली और वी गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो अगर कोई एक ही एक्टिविटी करनी है, वन एट ए टाइम करनी है, तो वन एट ए टाइम करने के लिए क्या है, या तो ये एक्टिविटी करिए, या ये करिए, या ये करिए, या ये करिए, या ये करिए। तो टोटल 5 एक्टिविटीज होती है। तो और वर्ड जो है प्लस में चेंज होता है, एंड वर्ड जो है वो इनटू में चेंज होता है। तो एडिशन प्रिंसिपल सीखा आपने थोड़ा सा, एडिशन प्रिंसिपल।
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कंबाइंड करके ज्वाइंट करके बताता हूं, और इनको अब याद कर लेना, फिर आगे यूज करूंगा तो समझते चले जाओगे। सर एक बार पिछली वाली शीट दिखा दो। वो तो बहुत दूर थ्रो कर दी मैंने। ओके, क्या सीखना था उसमें बेटा? फास्ट वाला है। वो ना इधर बीच बीच काफी दूर थ्रो कर देते हैं। ओके, कोई नहीं, आप टेंशन मत लो। हाँ, वो जो उसमें लिखा था वो तो ये लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये था चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू आगरा। तो इसके लिए आपके पास 3 रूट्स थे, एयर, रेल, रोड, और यहां पर था रेल और रोड। अब आपको 1 एक्टिविटी करनी है, 1। तो 1 एक्टिविटी करोगे तो you do this, this is 1 activity. You do this, this is 1 activity. You do this, this is 1 activity. You do this, that is 1 activity. You do this, एक ही एक्टिविटी करनी ना। जो वो जो 6 पैदा होते हैं वो क्यों होते हैं? वो एयर, रेल, एयर, रोड ऐसे करने लगते हैं, इसलिए 6 जनरेट हो जाते हैं। अब तो कॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं है। You will do 1 activity at 1 time. तो ये तो साफ दिख रहे हैं, you do this activity, or you do this, or you do this, or you do this, or you do this. एयर रोड जैसी कोई बात नहीं है, एयर रोड, रेल रोड ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए ये 3 + 2 हो जाते हैं 5 पेज एडिशन प्रिंसिपल में। समझ में आया बेटा? यस सर। एडिशन प्रिंसिपल में कम हो जाते हैं। मैं और भी एग्जाम्पल तो हमारे पास होते ही हैं, मैं और भी एग्जाम्पल दे दूंगा, अभी बता दूंगा। ओके, दिस इज 1 एग्जाम्पल। तो इसमें यह बता रहा था मैं कि इफ वन थिंग कैन बी डन, one thing can be done in m ways। इसको अभी फिलहाल याद सा कर लो। other thing can be done in n ways, then number 1 first और second can be done। अगर और वर्ड हो तो प्लस में चेंज हो जाता है। फर्स्ट और सेकेंड कैन बी डन in m plus n ways, m plus n ways। Number 2 both first and second, and वर्ड जो अब into में चेंज हो जाता है, second can be done in m into n ways। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा नहीं ज्यादा, वैसे समझा देता हूं। जैसे एक लेडी है और वो टेक्सटाइल शॉप पर जाती है, टेक्सटाइल शॉप पे, क्लोथिंग शॉप पे एक लेडी जाती है, और उसमें टेक्सटाइल शॉप में ना पॉलिस्टर साड़ीज अवेलेबल है, P1, P2, P3, P4, P5, तो 5 रख लो, 5 टाइप वैरायटी है उसके पास पॉलिस्टर साड़ीज अवेलेबल है शॉप में। और कॉटन की वैरायटी रख लो, कॉटन की C1, C2, C3, ये कॉटन की साड़ीज अवेलेबल है। ठीक है, अब वो लेडी को 1 पॉलिस्टर एंड 1 कॉटन लेना है, 1 पॉलिस्टर लेना है, 1 पॉलिस्टर एंड 1 कॉटन। तो वो कितने बेज में ये सिलेक्शन कर सकती है? 1 कॉटन एंड 1 पॉलिस्टर लेने के तरीके 15 होंगी, क्योंकि पॉलिस्टर कैन बी सिलेक्टेड इन 5 बेज, कॉटन कैन बी सिलेक्टेड इन 3 बेज, बोथ कैन बी सिलेक्टेड इन 5 into 3 बेज। एक मिनट, पॉलिस्टर कैन बी chosen कितनी? 1 पॉलिस्टर कैन बी chosen in 5 ways, 1 cotton can be chosen in 3 ways। Therefore total ways in which she can choose 1 polyester and 1 cotton, total ways is 5 into 3 ways, 15। अच्छा, अगर उसको पॉलिस्टर लेना, 1 पॉलिस्टर या 1 कॉटन,
एक ही सारी खरीदनी है, सारा मतलब सारी खरीदनी 1 है, तो 1 पॉलिस्टर और 1 कॉटन, ओनली 1 एक्टिविटी शी विल डू नाउ, कैन बी selected and can be chosen in how many ways? 8. ये होगा 5, और उसके पास ज्यादा चॉइसेज नहीं है। वो लेडी पॉलिस्टर को कॉटन के पास रख के नहीं देखेगी कि पॉलिस्टर कॉटन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है कि नहीं लगता, कि पॉलिस्टर नंबर 1 ले ली और कॉटन नंबर 1 के पास रख के देखी कि कलरिंग सही है कि नहीं, मैचिंग सही है कि नहीं, फिर पॉलिस्टर नंबर 1 कॉटन नंबर 2 के पास रख दी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो 15 वेज वो तभी हो जाते हैं जब वो पॉलिस्टर को कॉटन के पास रख दे, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। शी हैज टू चूज 1 साड़ी, ओनली 1, तो उसको 5 चॉइसेज वहां है, 3 चॉइसेज यहाँ है, तो 5 + 3 8 वेज, उसको सारी एक ही सिलेक्ट करनी है। जब 2 सिलेक्ट करनी होती है तब प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है? कुछ इस तरह की, मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, इस तरह की, जैसे P1, P2, P3, P4, P5, कॉटन की वैरायटी C1, C2, C3, ठीक। तो अगर उसको 2 साड़ी सिलेक्ट करनी है तभी तो वो कंफ्यूज हो गई कि पॉलिस्टर नंबर 1 कॉटन नंबर 1 के साथ रख के देखेगी कि ये मैचिंग हमको ठीक लगती है कि नहीं, एक ही कलर की 2 साड़ी लेने का फायदा नहीं। तो फिर वो पॉलिस्टर नंबर 1 कॉटन नंबर 2 के साथ रख के देखेगी, फिर पॉलिस्टर नंबर 1 कॉटन नंबर 3 के साथ देखेगी, क्योंकि उसको 2 साड़ी सिलेक्ट करनी है, इसलिए वो ये चीज चेक करने लगेगी। अगर 1 सेलेक्ट करनी है तो इस तरह की कोई चीज वो चेक नहीं करेगी। वो उसके पास 8 वेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज हैं, 8 वेज में से कोई भी एक साड़ी वो पिकअप कर ले। प्रॉब्लम तो तभी पैदा होगी जब वो मोर देन 1 सेलेक्ट करती है तब। तो हाँ, P2 पॉलिस्टर तो उसने 2nd नंबर ले ली, कॉटन नंबर 1 के साथ रख दी, पॉलिस्टर नंबर 2 कॉटन नंबर 2 के साथ रख दी, पॉलिस्टर नंबर 2 कॉटन नंबर 3 के साथ रख दी, पॉलिस्टर नंबर 3 कॉटन 1 के साथ। ये देखो वो जनरेट होने लगते हैं, कॉटन 2 के साथ, पॉलिस्टर 3 कॉटन 3 के साथ, पॉलिस्टर 4 लिया कॉटन 1 के साथ, पॉलिस्टर 4 लिया कॉटन नंबर 2 के साथ, पॉलिस्टर नंबर 4 लिया कॉटन नंबर 3 के साथ, पॉलिस्टर 5 कॉटन नंबर 1, पॉलिस्टर 5 कॉटन नंबर 3, पॉलिस्टर 5 2 यहाँ पे 2 रहेगा कॉटन नंबर 3। तो इस तरह से ये टोटल 5 1 2 3 4 5 into 3 भी 15 वेज हो गए। तो ये 15 वेज जनरेट हुए जब उसने 2 एक्टिविटीज एट 1 टाइम की, कि 1 पॉलिस्टर एंड 1 कॉटन, और 1 पॉलिस्टर और 1 कॉटन होता तो उसको चॉइस ही नहीं है, तो बस एक साड़ी पिकअप करनी है, 8 कलर रखे हुए, 8 कलर में से 1 ले लीजिए, तो वो 8 वेज हो गए 5 + 3। और जब 2 लेने तब ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इसमें लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको हमने सिखाया मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल सिखाया, एनपीआर सिखाया, एनपीआर की वैल्यू सिखाई, और m इंटू n कहाँ से आता है, क्यों आता है, m+n सिखाया। ये 3 बातें आप याद करके ही बैठना, तो आपको क्वेश्चन पे समझ में आने लगेंगे। अच्छा, बिना फाउंडेशन के ये थ्योरी टाइप है तो इसमें दिक्कत आनी थी, इसलिए मैंने साउंड फाउंडेशन बताई, और जरूरत होने पर और भी बताऊंगा। आज मेरे ख्याल से यहीं तक रखेंगे। ओके।